नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी बिहार चुनाव के अंतिम पड़ाव की। बात करेंगे अमेरिका चुनाव में जारी जद्दोजहद की। जानेंगे कि दीक्षांत समारोह में क्या बोले पीएम मोदी। साथ ही बात होगी ममता की बढ़ी चुनौती की और बैंकों के बढ़े ऋण की। और बुलेटिन के आखिर में बात इसरो को मिली एक और कामयाबी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यशवर्धन कुमार सिन्हा बने देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। 3 सालों का होगा यशवर्धन का कार्यकाल। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में हुआ इजाफा। 18.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 560 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। महामारी के मद्देनजर यूजीसी ने कॉलेज और हॉस्टल के लिए जारी की गाइडलाइंस। कॉलेजों में जा सकेंगे 50% तक छात्र। हॉस्टल रूम में सिर्फ एक स्टूडेंट को रहने की होगी परमिशन। और आईपीएल सीजन 13 में कल दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। जीत पर होंगी दोनों टीमों की निगाहें। हारने वाली टीम का आईपीएल में सफर खत्म। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। आज 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान हुआ। तमाम दिग्गजों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। अब सभी दिग्गजों की निगाहें चुनाव परिणाम पर टिकी होंगी कि बिहार की सत्ता पर इस बार कौन बैठेगा, जिसका फैसला 10 नवंबर को होगा। तो दिखाते हैं आपको कि आज क्या कुछ रहा खास। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण में राज्य के 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जहां 71 सीटों पर 55% मतदान हुआ था, तो दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर 56% मतदान हुआ था। और आज यानी तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर करीब 60% मतदान हुआ है। अब निगाहें 10 नवम्बर पर टिकी है, जिस दिन परिणाम घोषित होंगे। माना जा रहा है कि इस आखिरी चरण में जिस गठबंधन को बढ़त मिलेगी, राज्य में अगली सरकार बनाने में उसकी राह आसान होगी। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों ने इस चरण की ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। चुनाव के आखिरी चरण में सत्ताधारी एनडीए की तरफ से जनता दल ने 37, बीजेपी ने 35, विकासशील इंसान पार्टी ने 5 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 1 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं विपक्षी दलों के महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे ज्यादा 46, कांग्रेस ने 25 और सीपीआई माले ने 5, सीपीआई ने 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 42 प्रत्याशी उतारे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एआईएमआईएम और अन्य कई दलों के साथ गठबंधन कर सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का गठबंधन भी इस चरण में चुनावी मैदान में है। इस चरण के मतदान के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कई केंद्रीय मंत्री मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए चुनावी सभा कर चुके हैं, जबकि राजद के लिए तेजस्वी यादव ने कड़ी मेहनत की है। तीसरे और आखिरी चरण में नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों का सियासी भविष्य दांव पर लगा है, तो महागठबंधन के भी कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय होगा। अब मतदाताओं ने तो ईवीएम में इनकी किस्मत कैद कर दी है। 10 नवंबर को देखना होगा कि किसके सिर सजता है बिहार की सत्ता का सेहरा। बिहार में तो दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब नतीजों की बारी है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटों की गिनती लगातार जारी है और ये जद्दोजहद कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। मतदान हुए 4 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि आखिर अगला राष्ट्रपति होगा कौन। दोनों उम्मीदवार लगातार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक बार फिर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने जीत का दावा किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 3 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और लगातार हो रही वोटों की गिनती के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन पेंच अभी भी फंसा हुआ है। इसी कड़ी में एक बार फिर जो बाइडेन ने कहा कि हमें 7 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, जो अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को मिले वोटों से ज्यादा है। बता दें कि व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट में से 270 वोट हासिल करना जरूरी है। फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक बाइडेन को 264 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले हैं, जबकि ट्रंप को 214 मिले हैं। कल तक जहां 4 मुख्य राज्यों पर राष्ट्रपति का भविष्य टिका हुआ था, तो उनमें से 3 राज्यों एरिजोना, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में जो बाइडेन ट्रंप पर बढ़त बनाए हुए हैं।
इसी बीच बाइडेन ने कहा कि हम 24 सालों बाद एरिजोना और 28 साल बाद जॉर्जिया जीतने जा रहे हैं। बता दें कि बाइडेन पेंसिल्वेनिया में 20,000 से ज्यादा और जॉर्जिया में 1,500 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप भी लगाया है। तो अमेरिका की राष्ट्रपति पद की तस्वीर कब तक साफ होगी, इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर भी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बिहार चुनाव के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली में 51वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर छात्रों में नई ऊर्जा भरते नजर आए। उन्होंने आईआईटी के छात्रों को नए इनोवेशन लेकर आने की बात कही। तो और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के बाद अब आईआईटी दिल्ली के छात्रों में पीएम ऊर्जा भरते नजर आए। आईआईटी दिल्ली में 91वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे, जहां उन्होंने छात्रों को आत्मनिर्भरता का महत्व समझाते हुए कहा कि ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता भी उतना ही जरूरी है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपनी नई खोजों से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सकें। देश आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा, बस आप देशवासियों के ईज ऑफ लिविंग पर काम कीजिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश में स्टार्टअप के अधिक संभावनाओं को बताते हुए छात्रों से नए इनोवेशन को लेकर आने की अपील भी की है। पीएम ने कहा कि पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए इतनी संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। आज देश हर क्षेत्र की अधिकतम संभावनाओं को हासिल करने के लिए नए तौर तरीकों से काम कर रहा है। आप जब यहाँ से जाएंगे, नई जगह पर काम करेंगे, तो आपको भी एक नए मंत्र को लेकर काम करना होगा। पीएम मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत को गति देने में लगे हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो 28 विधानसभा सीटों के नतीजों से पहले कुर्सी की लड़ाई तेज होती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नतीजों के अगले दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें सरकार बनाने के फॉर्मूले पर मंथन होगा। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब सबकी निगाहें 10 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। राजनीतिक दल भी नतीजों की स्थिति को लेकर असमंजस में हैं। एक तरफ जहां बीजेपी में नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ और एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने 11 नवंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है। उपचुनाव के नतीजों के पहले से ही गैर बीजेपी कांग्रेस विधायकों को साधने में लगी है। कांग्रेस पार्टी ने 11 नवंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में सपा बसपा निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया है। बैठक में कमलनाथ सभी विधायकों से नतीजों को लेकर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि 28 सीटों पर हुए मतदान के बाद दोनों सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, जिसे बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं बीजेपी का ये भी कहना है कि बीजेपी ने पहले भी कांग्रेस विधायकों को नहीं तोड़ा था, कांग्रेस खुद अपने कामों के कारण टूट रही है। विधायक दल की बैठक बुलाना कांग्रेस की हताशा को दिखाता है, लेकिन कांग्रेस की इस बैठक में कांग्रेस के साथ साथ सपा बसपा और निर्दलीय विधायकों का शामिल होना क्या कमलनाथ सरकार की अगली चुनावी रणनीति की तरफ इशारा करता है? मध्य प्रदेश में नतीजों से पहले कुर्सी की लड़ाई तेज हो गई है, तो पश्चिम बंगाल में तो चुनाव से पहले ही कुर्सी की राह आसान बनाने की तैयारी तेज हो गई है। ममता बनर्जी के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर कब्जा करके ममता बनर्जी को जबरदस्त चुनौती दी है। तो वहीं अब कांग्रेस भी बंगाल पर जीत पाने के लिए हर पैंतरा आजमाने को तैयार हो गई है, जिससे ममता की परेशानियां और बढ़ गई हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ी थी और बुरी तरह हारी थी। इसलिए इस बार कांग्रेस बंगाल पर जीत पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने यहां वाम दलों के साथ गठबंधन करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। पिछले चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस इस बार राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम उठाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वाम दल भी अच्छी तरह जानते हैं कि सत्ता का रास्ता सेकुलर गठबंधन से होकर जाता है। जितनी जरूरत कांग्रेस को वाम
तमाम दलों की है, उतनी ही जरूरत लेफ्ट को भी कांग्रेस की है। राज्य में अगर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच बिना किसी विवाद के सीटों का बंटवारा हो जाता है और ये पार्टियां गठबंधन के साथ चुनावी अखाड़े में उतरती हैं, तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि खड़ी कर सकते हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती पहुंच भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में तृणमूल को न सिर्फ बीजेपी से बल्कि गठबंधन का भी सामना करना पड़ेगा। अब कांग्रेस और लेफ्ट की ये जुगलबंदी कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ममता बनर्जी कांग्रेस के दांव से परेशान हो सकती हैं, लेकिन हाल ही में आरबीआई ने जो आंकड़े दिए हैं वो बैंकों के लिए राहत भरे हैं। देश में बढ़ती महंगाई से लोगों की जेब खाली हो रही है, लेकिन बैंकों को इसका फायदा मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए हैं जिनमें बताया गया है कि इस साल अक्टूबर महीने में बैंकों का ऋण कितना बढ़ा है और जमा राशि में कितना इजाफा हुआ है। पूरा आंकड़ा जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हाल ही में आरबीआई ने आंकड़े जारी किए हैं जिसमें बताया गया है कि अक्टूबर महीने में बैंकों के ऋण में 5.06% की वृद्धि हुई है, जिसके बाद ये 103 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। साथ ही इस दौरान बैंकों की जमा राशि भी 10.12% बढ़कर 142 करोड़ रुपए हो गई। इसी अवधि में पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल भर पहले अक्टूबर में बैंकों का ऋण 98,40,000 करोड़ रुपए था और जमा राशि 129,73,000 करोड़ रुपए थी। आंकड़ों के अनुसार 9 अक्टूबर 2020 को खत्म पिछले पखवाड़े में बैंक ऋण में 5.66% और जमा राशि में 10.55% की वृद्धि हुई है। वहीं सितंबर 2020 में गैर खाद्य बैंक ऋण की वृद्धि दर घटकर 5.8% रही, जबकि पिछले साल सितंबर महीने में 8.1% थी। इस साल उद्योग ऋण में सितंबर 2020 में शून्य वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि साल 2019 में 2.7% थी। इस साल सितंबर महीने में सेवा क्षेत्र में ऋण में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद ये 9.1% रहा, जबकि साल 2019 में ये 7.3% था। बात करें व्यक्तिगत ऋण की तो सितंबर 2019 में 16.6% वृद्धि दर की तुलना में व्यक्तिगत ऋण में इस साल सितंबर महीने में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात इसरो को मिली एक और बड़ी कामयाबी की। अंतरिक्ष की दुनिया में महारत हासिल करने वाली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लिए आज अहम दिन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया में एक बार फिर अपनी तकनीक का परचम लहराया है। क्या है इसरो की नई कामयाबी, दिखाते हैं आपको। अंतरिक्ष की दुनिया में कामयाबी के कई झंडे गाड़ चुके इसरो ने दोपहर 3:02 पर PSLV C49 के जरिए 10 सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये सैटेलाइट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है। इसमें से 9 अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट हैं, जबकि एक भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-01 है। इसके प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुक्रवार से ही शुरू कर दी गई थी। महामारी के दौर में इसरो ने ये पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। बता दें कि EOS-01 की खासियत ये है कि ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों के पार भी देख सकता है। ये दिन रात और हर मौसम में फोटो ले सकेगा। इससे आसमान से देश की सीमाओं पर नजर रखने में मदद मिलेगी। साथ ही ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिट्टी की नमी पता करने और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सपोर्ट करेगा। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।